स्वागत है छात्रों आप सभी का आज के सेशन में। और आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर में फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है, जिसको मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने हम तक पहुंच चुके हैं उन्हीं से भी क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जिनका भी अगले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ये एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साल 2023 में ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ओके, तो इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से पवन कुमार होगा। इसके साथ ही अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानकारी को देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है कि इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में जाह्नवी खेमका को ये पुरस्कार मिला। उसके बाद में फोटोग्राफी के लिए ये कुमार जिज्ञासु और पवन कुमार को यह पुरस्कार मिला। इसके साथ में शिल्प मूर्ति के लिए समाकांत रेड्डी और सोमन देवनाथ को यह पुरस्कार मिला। तो ललित कला अकादमी पुरस्कार पाने वाले कलाकारों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक तांबे का फलक दिया जाता है और एक शाल दी जाती है। ओके, और इसके साथ साथ इसकी जो स्थापना थी, ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, बहुत ही ध्यान रखना है। इसके आने के चांस सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में और देखते हैं। इंपॉर्टेंट ललित कला अकादमी पुरस्कार के 2 अध्यक्ष हैं, वो चित्रकार और प्रिंट मेकिंग कलाकार श्री बी नागदास हैं। और इनका जन्म जो था 1957 ईस्वी के केरल के पालघाट में हुआ था। ललित कला अकादमी पुरस्कार का मकसद देश में कला के क्षेत्र में होने वाले बेहतरीन कामों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? ओके, तो इसकी ऊंचाई पूछी गई थी। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ओके, जो आपकी कंचनजंगा चोटी है ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है अगर फिट में देखी है तो 28,169 फीट होती है और मीटर में 8,586 मीटर। ओके, यह सिक्किम राज्य, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है, जो सिक्किम के दर्रे से 46 मील उत्तर पश्चिम में है। ओके, उत्तर के उत्तर पश्चिम में है। दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर दूर, यानी कि 46 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो आया था मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। आपका राइट आंसर होगा शुंग वंश। और इसके जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा जो था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के सेनापति थे। और शुंग वंश के बारे में कुछ खास जानकारी देखते हैं। इसमें शुंग वंश के राजाओं ने 185 ईस्वी से 37 ईसा पूर्व के बीच लगभग 112 सालों तक शासन किया था। ओके, और पुराणों के अनुसार देखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा जाता है और शुंग वंश के लोग उज्जैन प्रदेश में रहते थे। ओके, शुंग वंश के राज्य में मध्य गंगा की घाटी और चंबल नदी का तक का इनका इलाका शामिल था, और जहां पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, जालंधर, साकल वगैरह इस राज्य के प्रमुख शहर हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो आया था भारत सरकार के अनुच्छेद 46 किसके हितों के समर्थन को दर्शाता है? ओके, इस तरह से पूछा गया था कुछ। अनुच्छेद 46 किसके हितों के समर्थन को दर्शाता है, इस तरह से पूछा गया होगा। तो यह जो दर्शाता है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को दर्शाता है। ओके, इसके साथ ही आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी तरह से शोषण से बचाने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद आर्थिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है, और यह अनुच्छेद राज्य को अवसर की समानता को बढ़ावा देने को निर्देश करता है, और यह अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के संसाधन की एकता को रोकने का निर्देश देता है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यह अनुच्छेद 2 है, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन दिया जाए और उन्हें सभ्य कार्य परिस्थितियाँ मिल सकें। और इसके साथ साथ यह अनुच्छेद यह भी देता है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जीवन स्तर को समान स्तर पर लाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो साइंस से था। ठीक है, पीबी यानी कि लेड तथा CuSO4 को मिलाया जाता है तो उसमें Cu अलग क्यों हो जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। पीबी प्लस CuSO4 को मिलाया जाता है तो आपका जो Cu अलग क्यों हो जाता है? ओके, Cu प्लस PbSO4 बनेगा। ओके, तो अलग क्यों हो जाता है यह पूछा गया था। तो जब Pb प्लस CuSO4 को मिलाया जाता है तो लेड जो कि अधिक सक्रिय धातु है, कॉपर आयरन के से इलेक्ट्रॉन लेकर PbSO4 बनाता है, और धातु जो आपकी Cu है के रूप में अलग हो जाती है। यह एक विस्थापन क्रिया है।
ये कौन सी अभिक्रिया है? एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि अधिक सक्रिय धातु है कम सक्रिय धातु को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देती है। यही जो है विस्थापन की अभिक्रिया की परिभाषा भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका था तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? ओके, जो तमस उपन्यास पूछा गया था इसके लेखक पूछे गए थे। तमस उपन्यास के जो लेखक हैं आपके भीष्म साहनी हैं, और जो भीष्म साहनी थे वो एक भारतीय लेखक थे, अभिनेता थे और नाटककार भी थे। ठीक है, तपन उपन्यास का जो प्रकाशन था वो साल 1973 में हुआ था, और यह उपन्यास भारत के विभाजन के बाद की मानवीय त्रस्ती पर आधारित है। ओके, इस उपन्यास के विभाजन के बाद भारत में सिख हिंदू परिवारों की दुर्दशा को दिखाया गया है इस उपन्यास में। और इसके साथ ही ये उपन्यास जो है वो साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको सम्मानित भी किया जा चुका है। और इसके साथ साथ इस उपन्यास पर आधारित एक फिल्म भी बनी हुई है और दूरदर्शन धारावाहिक भी इस पर बनाया गया था। फिल्म का निर्देशन गोविंद निरलानी ने किया था। भीष्म साहनी को साल 1998 में साहित्य के लिए पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जो भीष्म साहनी है वो हिंदी फिल्म स्टार बलराज साहनी के छोटे भाई थे। भीष्म साहनी ने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन 1975 से 1985 में महासचिव के तौर पर भी काम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आपका आया था भारतीय क्रिकेट के टीम के पहले कप्तान कौन थे? ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में आंसर लिख गया। ओके, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान आपके कौन थे? वो थे आपके सीके नायडू। ओके, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? आपके सीके नायडू। और सीके नायडू का जो जन्म था वो 1 अक्टूबर 1895 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसके साथ ही और इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखते हैं कि यह आंध्र प्रदेश के केंद्रीय तथा केंद्रीय प्रोविंस एंड बरार हिंदू होलकर यूनाइटेड प्रोविंस और भारतीय टीमों के लिए क्रिकेट इन्होंने खेला था। ओके, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टीम का नेतृत्व भी किया था। और आज़ाद भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। आपके जो आज़ाद भारत की जो पहली टेस्ट क्रिकेट हुआ था उसके जो कप्तान आपके थे वो लाला अमरनाथ थे। और लाला अमरनाथ ने अपने डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए पहला टेस्ट तक लगाया था। ओके, इसके साथ साथ आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी ध्यान रखनी है कि उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेली थी, और भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले वनडे कप्तान थे वो थे अजीत बाडेकर थे। और अजीत बाडेकर ने 1974 में कप्तानी की थी, और कप्तानी के तौर पर उन्हें 2 मैच खेले थे। उन्हें 1967 में अर्जुन पुरस्कार और 1972 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो आपका था IPS ट्रेनिंग अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो IPS ट्रेनिंग अकादमी आपकी 2 जगह स्थित है, पहली आपकी मंसूरी में है और दूसरी हैदराबाद में है। ठीक है, इन्हीं ऑप्शन में आपसे आपके होगी मंसूरी या हैदराबाद। ठीक है, तो जो मंसूरी वाली है उसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA। और दूसरी हैदराबाद वाली अकादमी है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ओके, IPS ट्रेनिंग को देखते हैं, अगर देखना चाहते हैं देखिए IPS ट्रेनिंग के बारे में इसमें भी हमने बताया है। देखिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद IPS ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपकी LBSNAA मंसूरी भेजा जाता है। ओके, जो मंसूरी वाली उसको भेजा जाता है। इसके बाद में यहाँ 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, और इस कोर्स में IAS IPS और IAFS अधिकारी की ट्रेनिंग के साथ आपकी ट्रेनिंग की जाती है। और फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद IPS उम्मीदवारों को हैदराबाद स्थित दूसरी आपकी जो एकेडमी है वहाँ SBPNPA वहाँ भेजा जाता है। इसके बाद आपको SBPNPA में 11 महीने तक बेसिक कोर्स कराया जाता है, और उसके बाद जो है इसके बाद संबंधित एकेडमी 6 महीने की डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। उसके लास्ट में बिल्कुल वापस SBPNAPA में 1 महीने के लिए फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा जाता है। और इसके साथ ही IPS बनने के लिए UPSC की सिविल सेवा परीक्षा CSE पास करनी होती है। और इसके अलावा IPS अधिकारी को अच्छी शारीरिक स्थिति में भी होना चाहिए, उन्हें एक शारीरिक फिटनेस टेस्ट भी पास करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आया था किस रेलवे स्टेशन ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल की शुरुआत की थी? तो आपके इस जो पहले ये जो शुरुआत की थी वो आपके SCR यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की थी।
और यह पहले 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP पहल शुरू की गई। शुरुआत में लगभग 6 स्टेशन पर शुरुआत की गई थी, जिसमें सबसे पहले जो थी दक्षिण मध्य रेलवे विस्तार, इन्होंने शुरुआत की थी। पहले की शुरुआत इस स्टेशन के नाम से ही, नाम ये रहा है कि जैसे कि सिकंदराबाद हो गया, काचीगुड़ा हो गया, विजयवाड़ा, गंटूर और औरंगाबाद, इन स्टेशनों पर सबसे पहले शुरुआत की गई थी। उसके साथ ही सरकार ने आम बजट 2022-23 में इस पहल की घोषणा की थी। तिरुपति में सबसे पहले ही इसका परीक्षण चल रहा था। इस एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी और भी देखते हैं। देखिए, यह योजना जो है भारत सरकार के लोकल फॉर वोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के लिए भी बाजार बनाती है। इससे समाज के हाशिए पर रहने वाले, जो हाशिए होते हैं, गरीब पर रहने वाले वर्गों के लिए एक आय के लिए नई जरिया पैदा होगा। और इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बेचने तथा प्रदर्शित करने के लिए भी आउटलेट लगाए जाते हैं। इस आउटलेटों को रोटेशन के आधार पर आवेदकों को दिया जाता है और इस योजना का जो मकसद है वो है कि एक स्टेशन पर उस क्षेत्र की प्रसिद्ध वस्तुओं और हस्तशिल्प कलाकृतियों को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो आपका आया था भारत में कितने बंदरगाह हैं। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, तो भारत में आपके जो प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो 13 हैं। उनके नाम देखिए, कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह हो गया, नहासेवा बंदरगाह हो गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम बदल गया है, अब मोरमागुआ हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, कोचिन हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया जिसका नाम अब कामरा। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि तो भारत की प्रमुख बंदरगाह हैं वो भारत सरकार के बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग और प्रशासन नियंत्रण में है। इन बंदरगाहों के अलावा भारत में 207 गैर और प्रमुख बंदरगाह भी हैं और ये बंदरगाह संबंधित राज्य सरकार के समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं, वो क्या है। देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह देश के पश्चिम और पूर्वी तट पर स्थित हैं। ठीक है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित हैं जो भी बंदरगाह हैं, और भारत सरकार के नए ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने की योजना भी बनाई है। भारत सरकार ने सागर माला परियोजना और राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के जरिए रेलवे लाइनों जैसे कि बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया है। महाराष्ट्र में स्थित मदावान बंदरगाह भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ओके, इससे पहले 12 बंदरगाह थे। जो नया बंदरगाह आपका बना हुआ है कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की सर्वाधिक संभावना है मदावान बंदरगाह। गीत गोविंद के लेखक कौन है। ओके, तो आपके गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो आपके जयदीप हैं और आपके गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे और ओडिसी के पुरी से जुड़े थे। गीत गोविंद संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं का वर्णन है। इस रचना को राग काव्य का प्रमुख काव्य माना जाता है। ओके, गीत गोविंद के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो गीत गोविंद जो था इसको करीब 300 श्लोकों में लिखा गया है और गीत गोविंदम का अर्थ है प्रेम से उतारा चढ़ाव को दर्शाता है। गीत गोविंद के पहले टीकाकरण उदयनाचार्य थे और जिन्होंने भवानी की टीका लिखी थी। उदयनाचार्य जगन्नाथपुरी के पास रहते थे और जयदेव के प्रिय मित्र और प्रशंसक थे। भाव विभावनी और टीका के 100 श्लोक हैं। इसकी 3 प्रमुख मातृकाएं उदयपुर और नागपुर से उपलब्ध हैं। ओके, और प्रमुख जो पुस्तक हैं जिनके बारे में पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक जैसे कि भारत की एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और आपके जो अनुव्रत महात्मा गांधी ने लिखी। गाइड के लेखक जो है R.K. नारायण है और गोदान के लेखक आपके प्रेमचंद्र और अक्षर शिल्प जो है हरवंश राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है और गुड अर्थ जो है पाल्स एस बक के द्वारा लिखी गई है और गीतांजलि आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.K. मजूमदार और A.K. घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी जो पुस्तक है विंग ऑफ फायर जिसके जो लेखक हैं वो APJ अब्दुल कलाम है। ओके, गुड गवर्नेंस के लेखक एमन रॉय हैं। इंडियन आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेटिंग फॉर द महात्मा गांधी के लेखक R.K. नारायण हैं। द शैडो लाइन्स के लेखक अमिताभ घोष, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ कुछ नई पुस्तकें उनको भी आपको याद रखना। अनटचेबल पुस्तक के लेकर मुल्कराज आनंद। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनको भी आपको ध्यान रखना है जी कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक। द गाइड टू प्राइवेट इक्वलिटी नेहा वानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। बर्थ ऑफ सिनेमा के लेखक गोपाल कृष्ण है
आ वंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। और विलियम्स इन इनफ के लेखक अशोक गुप्ता, इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया के लेखक चौधरी चरण सिंह है। तथा वन लाइफ इट नाइट इनफ नटवर सिंह की रचना है ये। और इसके साथ साथ आपको ये भी दो रचनाएं होंगी आपकी गीता रस जो आपकी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, द कैंडिडेट अनिरुद्धाचार्य की लिखी हुई रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब पूछा गया था, वो पूछ गया था रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मिणी देवी आपकी जो भरतनाट्यम से संबंधित है और वह भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर भी थी। उन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा और इसकी एक अपनी परंपरा शुरू की। उन्होंने भरतनाट्यम की मूल शास्त्रीय शैली को फिर से जिंदा किया और उन्होंने भरतनाट्यम को अपनाया तथा इसे रंगमंच पर पेश किया। उन्होंने भरतनाट्यम को उसकी मूल शैली में वापस लाने की बहुत कोशिश की थी और उन्होंने भरतनाट्यम के पुनरुद्धार और चिकित्सकों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी कई काम किया। कि इसके साथ में आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि यह भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। और ये एक भारतीय थियोसोफिस्ट भी थी। ओके, और उन्होंने मद्रास में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। रुक्मिणी देवी ने उन्होंने 1956 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 1967 में संगीत नाटक अकादमी में फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें इंडिया टुडे भारत को आकर देने वाले 100 लोगों में से एक नामित किया गया है। ओके, भरतनाट्यम से संबंधित जो प्रमुख और भी जो कलाकार हैं उनको भी आपको नाम याद रखना चाहिए, जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम हो गए, अलार मेलार वल्ली हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति होगी, अनीता रत्नम हो गई, इनके आने की संभावना से बात की, मृणालिनी साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई होगी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई होगी। और जो कथक नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, उनके भी नाम आपको देखिए। कथक के प्रमुख कौन है? जानकी प्रसाद हो गए आपकी, और पंडित बिरजू महाराज हो गए, और सितारा देवी। ये किसके? कथक के प्रमुख कलाकार हैं। और इसके साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है कि ओडिसी के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? केलकुचरम महापात्रा हो गए, सोनल मानसी होंगी, गीता महलिक होंगी, डॉक्टर मीनाती मिश्रा होगी। कथकली के जो प्रमुख कलाकार कौन हैं? पीके कंचुक्रूप हो गए, कलामंडलम राजन हो गए, मधवर बधुसेन नायर हो गए, कलामंडलम गोपी हो गई, और कलामंडलम आपके रमण कुट्टी नायर हो गए। ठीक है, और कुचिपुड़ी से संबंधित आपके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, बैजयंती काशी, बिम्पति चेन्नई सत्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो आपका था कौन सा खुद का डीएनए। ओके, यहाँ पे डीएनए थे आपका डीएनए। ओके, कौन सा अपना खुद का डीएनए रखते हैं और उस डीएनए से कुछ प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं कौन? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। खुद का डीएनए रखते हैं और उस डीएनए से कुछ प्रोटीन का भी संश्लेषण करते हैं। ओके, इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट पौधों और कुछ शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। और यह प्लास्टिक परिवार का हिस्सा है और हरे रंगों के लिए जिम्मेदार होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक रंगद्रव्य होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों और शैवालों में ही पाया जाता है, ये जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है कई अन्य चयापचय क्रिया में भी शामिल होता है, जैसे कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड का संश्लेषण भी करना। कुछ मिलाकर जो क्लोरोप्लास्ट न केवल पौधों की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि उनको डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता में भी उनके सेल में विशेष और अद्वितीय स्थान रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो भारत की जनगणना तथा भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है? क्योंकि तो भारत में जनगणना का अधिनियम पूछा गया था। इसमें जो आपको भारत का जनगणना अधिनियम जो है तो भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 होता है। ओके, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 होता है। यह अधिनियम भारत की संसद का एक कानून है और यह अधिनियम भारत तथा उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम भारत की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने का प्रावधान भी करता है और इस डेटा का इस्तेमाल विकास की योजना बनाने, संसाधनों का आवंटन और जनसंख्या बदलाव पर नजर रखने जैसे कामों में किया जाता है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी ध्यान रखना है कि 1951 के बाद सभी जनगणना इसी अधिनियम के तहत आयोजित की जाती हैं और भारत में जनगणना हर साल 10 साल में होती है। पहली पूर्ण जनगणना 1981 में हुई थी। ओके, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके इसके बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना की अवधारणा की शुरुआत थी, बिल्कुल सबसे पहले की थी। ओके, इसके बाद में 1949 के बाद जनगणना का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार
जर्नल और जनगणना आयुक्त करते हैं। पिछली जनगणना 2011 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण अभी तक इसे टाला जा चुका है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? ओके, इसी तरह से पूछा गया था कुछ, जैसे कि जो स्वच्छ भारत अभियान था वो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया था, और उनकी जो जयंती कौन थी, 145वीं जयंती थी, और यह 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही शुरू किया गया था। ओके, उनकी 145वीं जयंती थी और ये शुरुआत थी 2 अक्टूबर को शुरुआत की गई। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अभियान की घोषणा तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर की थी। उन्होंने नई दिल्ली के राजघाट पर आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भारत के नागरिकों को यह अभियान में शामिल होने की अपील की थी, और प्रधानमंत्री ने खुद भी सड़क की सफाई करते अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद जो था वो महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भारत के सपने को साकार करना था। इस अभियान के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक खुद को खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो जो था, एक साथ एक दिन एक घंटा अभियान किससे संबंधित है? ओके, अगर व्यक्ति से संबंधित पूछा था तो ये महात्मा गांधी व्यक्ति से संबंधित था, क्योंकि इन्हें जो था एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन एक बड़ा स्वच्छता अभियान था, जो कि 2030 में गांधी जयंती के एक दिन पहले ही चलाया गया था। ओके, और यह स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता की सेवा अभियान का एक हिस्सा है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से देश की स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रम की अपील की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो है 2011 में किस प्रदेश में हिंदू आबादी सबसे अधिक है? ओके, तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी आपकी मध्य प्रदेश में है हिंदुओं की आबादी। सर्वाधिक जो आबादी प्रतिशत जो है हिंदुओं की प्रतिशत है, लगभग हिमाचल प्रदेश में आपके कितने हैं, 95.15% जो आबादी है वो हिंदुओं की है, और उड़ीसा में आपके 94% और छत्तीसगढ़ में 93% हिंदू है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में आपके 91%, गुजरात में 89% हिंदू शामिल और राजस्थान में आपके 88% हिंदू आबादी है। ओके, इसी प्रकार कर्नाटक में जो हिंदू आबादी की संख्या है तो वो 84% हिंदू है, और त्रिपुरा में आपके 83.4% हिंदू है, और उत्तराखंड में 83%, बिहार में आपकी 82.6% हिंदू आबादी, और दिल्ली में 81.6% हिंदुओं की आबादी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के हम आपके लिए बेस्ट 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको एनालिसिस दे सकें। ओके, धन्यवाद।